की फील्ड में इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया है? व्हाट इज बिहेवियरल साइंसेस? बिहेवियरल साइंसेस पढ़ना क्यों जरूरी है? एनीवन? कोई भी वॉलंटरली बताना चाहे कि बिहेवियरल साइंसेस पढ़ना क्यों जरूरी है, बिहेवियरल साइंसेस को हम मेडिकल स्टडीज के लिए क्यों इतना प्रेफर करते हैं, क्यों हम इसको इतना रीड करते हैं कि इसको एक प्रॉपर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस दी गई है। कि मैम डॉक्टर जो है ना वो लर्न करते हैं किस तरीके से उसने पेशेंट के साथ बिहेव करना है, कि क्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, इसलिए। शाबाश। बिहेवियरल साइंसेस को हमने इंट्रोड्यूस क्यों करवाया है जी एमबीबीएस के करिकुलम में? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज हो जाता है। बिहेवियर जब तक आपका ठीक नहीं होगा ना, यू कैन डू एनीथिंग। ये तो चलो एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो हमारा दीन हमें क्या सिखाता है कि तुम में से अच्छा वो है जो अपने इखलाक में अच्छा है। बिहेवियर आपका एक ऐसा चीज है, बिहेवियर आपके पास एक ऐसा दौलत की हैसियत रखती है कि जिसको आपसे कोई भी नहीं चुरा सकता। लोग आपको देख के अडेप्ट जरूर करेंगे, लेकिन ये एक ऐसी अच्छी चीज है कि इसकी वजह से लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे, वो आपसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे कि यार ये बंदा कितना अच्छा बोलता है। बेशक आप लोगों के पास आप ज्यादा डिग्रीज ना हो, बेशक आपके पास इतनी दौलत ना हो, लेकिन आपके पास अगर बोलने का अच्छा तरीका है ना, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होते हैं। और जब हमारे दीन में ही हमें ये कह दिया गया है कि इंसान वो अच्छा है जिसका इखलाक अच्छा है, तो इससे ऊपर तो कोई बात हो ही नहीं सकती है ना कि हम लोगों ने अपना बिहेवियर ठीक करना है। अगर आज की डेट की बात करें तो क्यों हम एक दूसरे से इतना ज्यादा एग्जॉस्ट रहते हैं? बिकॉज वी डोंट वांट एनीवन लेट स्पीक इन आवर लाइफ, वी डोंट वांट एनीवन लेट स्पीक इन फ्रंट ऑफ अस। हम लोगों का मेजर इशू यही है कि कोई हमें समझाने की बात पर आएगा तो वी विल बी लाइक कि तुम्हें इतना बनने की जरूरत नहीं है, आई नो दीज थिंग्स वेरी वेल। हम लोग वो में बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, हम लोग पेशेंस के साथ चीजों को डील नहीं करते। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि हम लोगों की लाइफ जो है वो इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी है, हम अपनी लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि हम लोगों को समझ नहीं आती कि वेयर आवर लाइफ इज गोइंग। इट्स ओनली बिकॉज वी डोंट हैव पेशेंस लेफ्ट इन आवरसेल्व्स। और अल्लाह ताला हमें कोई चीज सिखा रहे हैं तो इट्स ओनली फॉर आवर बेनिफिट। अगर हमें सिखाया गया है कि अच्छा बोलना है, इट्स ओनली फॉर आवर सेल्फ। अगर हमें ये कहा जाता है कि किसी के हाथ से जबान से किसी दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, इट इज ऑल्सो फॉर आर बेनिफिट। ये किसी दूसरे के लिए नहीं है। आप उसको बोल दो कि उसके माइंडसेट में आपका इमेज बन गया, अच्छा यार ये तो है इस तरह का, इससे नेक्स्ट टाइम बात नहीं करनी, दैट्स इट। इससे ज्यादा किसी को आपके बिहेवियर से फर्क नहीं पड़ता। इन द एंड इट्स ओनली यू एंड यू जिसको आप अपनी सारी चीजों से फर्क पड़ रहा होता है, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक वैसे ही हो गई जर्नल बात बिहेवियर को लेकर। लेकिन अगर हम इसको एमबीबीएस में या मेडिकल की फील्ड्स में देखें कि क्यों ऐड किया गया है भाई ये सब्जेक्ट, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक डॉक्टर को अवेयर करवाता है हर तरह की साइकी के पेशेंट्स के हिसाब से। अब देखो, आप मेडिकल लेबोरेटरी के हो, आप ऑप्टोमेट्री के हो, आप ओटीटी को स्टडी कर रहे हो, व्हाटसोएवर जिस भी फील्ड से आप हो, आपको ये नॉलेज है। लेट्स सपोज कोई बंदा आपको आके कहता है कि डॉक्टर ने तो भाई लिपिड प्रोफाइल लिख के दिया है, आपने ये कौन से टेस्ट परफॉर्म कर दिए हैं? क्योंकि हमारी प्रोफाइल जो एक टेस्ट जिसपे हम प्रिंट आउट निकाल कर देते हैं, उस पे डिफरेंट पैरामीटर्स लिखे होते हैं कि लिपिड प्रोफाइल में हमने एचडीएल किया, लिपिड प्रोफाइल में हमने इसके ट्राइग्लिसराइड्स किए, लेकिन पेशेंट को नहीं पता। वो आपके
पास आता है और आपसे लड़ने लग जाता है कि भाई डॉक्टर ने तो लिपिड के टेस्ट लिख के दिए कि आपने क्या परफॉर्म कर दिया। आपके पास उसको समझाने का तरीका होगा तो आप उसको समझा पाओगे, आप उसकी साइकी पे आके उसको डील करोगे तो उसको आप अंडरस्टैंड करवा पाओगे कि भाई ये जो सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं दीज आर इंक्लूडेड इन लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में हम ये चीजें स्टडी करते हैं। इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं और इस तरह के सिनेरियोज भी डील करने पड़ते हैं। तो अगर आपको हर पेशेंट की साइकी नहीं समझ में होगी, आपके पास वो बिहेवियर नहीं होगा डील करने का, तो यू विल फेल इन दिस फील्ड। आप एज अ पर्सन यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। लोग आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे, यार इसको तो पता ही नहीं है तो हमें ढंग से बताता ही नहीं है, यही पूछा, इसको खुद को भी नहीं पता होगा। हर एक के लेवल पे आके ना आपको बात करनी पड़ती है, हर एक की पिच पे आके आपको खेलना पड़ता है। जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहा है उसको आप काउंटर उस तरीके से ट्रीट करो। आप अपने आप को इतना लीनियंट भी ना होने दो कि कोई दूसरा बंदा आए और आपको बिल्कुल ही खा के चला जाए, आपको पता ही ना चले। और इतना भी आप रूड ना हो जाओ कि कोई बंदा आपसे बात करने की कोशिश ही ना करे। तो ओनली रीजन बिहेवियर साइंसेज इज इंक्लूडेड इन द मेडिकल फील्ड इज दैट के हमें हर एक साइकी को डील करना आना चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, और सारे जो लोग हैं वो एक साइकी के नहीं हैं। एवरीवन इज डिफरेंट। इवन दो सिबलिंग्स एक तरह के नहीं होते तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट के हमारे पास जो पूरी दुनिया के लोग हैं दे विल बी लाइक ऑफ योर साइकी। आप जिस तरीके से बोल रहे हो वो उसी तरीके से अंडरस्टैंड करें। नो, यू आर इन दैट फील्ड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ एवरीवन। एक सिनेरियो है कि आपके एक रिलेटिव को उसके थ्रोट में लंप हो गया है, एक अनवांटेड सा मैस उसके थ्रोट में है और वो उसको ट्रबल कॉज कर रहा है। अब आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहते हो। अब आप क्या प्रेफर करोगे कि डॉक्टर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, डॉक्टर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आप में से कोई भी मुझे माइक अनम्यूट करके बताए कि आपके रिलेटिव में किसी को अनवांटेड मैस है थ्रोट में और आपने अब डॉक्टर के पास जाना है, आपकी पहली अप्रोच क्या होगी कि किस तरीके के डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए? एनीवन? ये जो पेशेंट की बात आराम से सुने और और चलो मैं बताती हूँ। लाइक पोलाइट होना चाहिए, लीनियर हो, और ज्यादा जो है वो सब बात करने का तरीका, और उसके अलावा जो है वो काफी ये। देखो, दो ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दी कि एक डॉक्टर है जो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, वो आपको आपकी पूरी बीमारी के बारे में बता रहा है, वो आगे उसको प्रोज एंड कॉन्स बता रहा है, वो आगे भी बता रहा है कि आपने इसको कैसे डील करना है, अगर ट्रीटमेंट की बारी आती है तो हम इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, अगर सर्जरी करनी पड़ी तो हम सर्जरी किस तरीके से करेंगे। और एक डॉक्टर है जो आपको कह रहा है यार मैं डॉक्टर हूं ना, आई नो व्हाट टू डू, यू हैव नो राइट टू आस्क मी कि मुझे क्या करना है। तुम लोग डॉक्टर के पास आ गए हो, आपकी डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो आपके पेशेंट के साथ क्या करता है, आपको तो पेशेंट ठीक चाहिए ना, बस दैट्स इट। तो मुझसे कोई क्वेश्चन ना करो। आप लोग कौन से डॉक्टर को प्रेफर करो, फर्स्ट वन और सेकंड वन? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि उसने आपके लेवल को समझा, उसने आपकी फीलिंग को समझा कि आप किसी वेरी क्लोज वन की वजह से बहुत परेशान हो, आपको उसकी इलनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको उसका फ्यूचर पता होना चाहिए, आपको उसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, और उस बंदे ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, उसने आपके साथ एम्पैथाइज किया, तो डेफिनेटली यू विल गो विद द फर्स्ट वन। जो आपको बुरे तरीके से बोल रहा है, जिसको बोलने का पता ही नहीं, बस डिग्री लेकर बैठा हुआ है, हम कभी भी उसको प्रेफर नहीं करते। ठीक है, उसके पास उसकी डिग्री होगी बट उसके पास बोलने की तमीज नहीं है, और बोलने की तमीज नहीं है तो वी विल नॉट प्रेफर दिस पर्सन। तो बिहेवियरल साइंसेस को ऐड इस वजह से किया गया है, सिर्फ ये वजह है कि
हर पेशेंट के साथ ट्रीट करने के लिए उसको नो हाउ होनी चाहिए कि मुझे किसी से किस तरीके से बात करनी है। ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्सेस होलिस्टिक मेडिसिन। देखो बाजुकात जो है ना, हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनली कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं। अब जिस तरह हमारे फैमिलीज में भी ये सारा कुछ है, बच्चे को बुखार है, गला खराब है, अच्छा गला भी खराब है, ऑगमेंटिन का सिरप दे दो, साथ पैनाडोल पिला दो, हर 4-4 घंटे बाद पैनाडोल की डोज देनी है ताकि बुखार ना चढ़े। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है कि हम क्या करते हैं, एक ही नुस्खा हर किसी के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम कहते हैं इसके लिए यार क्या डॉक्टर के पास जाना है, ये तो हम खुद भी बता सकते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या पता उस बच्चे के या किसी बड़े को भी अगर हुआ है थ्रोट इन्फेक्शन, तो मे बी उसके सोर थ्रोट की वजह डिफरेंट हो, मे बी उसके सोर थ्रोट का बैक्टीरिया डिफरेंट हो, उसका इन्फेक्शन डिफरेंट हो। किसी का गला जो है वो ड्राई कफ होती है, किसी को जो है फ्लेगम वाली कफ होती है, तो हर किसी के चीजें डिफरेंट हैं। हम उसको एक ट्रेडिशन के मुताबिक वही सारा नुस्खा दे देते हैं और लकीली ऐसा होता है कि हम ठीक भी हो जाते हैं। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन वो है कि हम ना खुद से जो है रिलाय करते हैं कि हम खुद दे देंगे, या हम किसी नीम हकीम के पास चले जाते हैं। हम ये प्रेफर नहीं करते कि हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और थोड़ा सा पैसा लगा के उसको दिखा ही दें। जबकि होलिस्टिक मेडिसिन क्या होती है, होलिस्टिक मेडिसिन में ट्रेडिशनल अप्रोच भी होती है, वो आपको मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन साथ आपको बिहेवियर साइंसेस की बेस पर काउंसल भी करते हैं, आपको हर चीज के बारे में गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। नॉट लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच के सिर्फ एक मेडिसिन पकड़ी और उसको पिला दिया, बल्कि वो आपको उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, वो आपको सारी मैनेजमेंट बताएंगे, वो आपको सारी चीजों के बारे में गाइड करेंगे। आपको अगर कोई सीरियस इशू है तो आपको एम्पैथाइज भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात, एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क होता है। सिंपैथी का मतलब है कि आप उसको कह रहे हो कि यस दैट्स अ वेरी बिग लॉस, मैं समझ सकती हूँ, आई एम इनटू इट, और आप उसके साथ बहुत ज्यादा उसी की कंडीशन में जो है वो बिल्कुल ही डेप्थ में चले गए। और एम्पैथी का मतलब होता है कि आप किसी के साथ इस तरीके से काउंसल कर रहे हो या इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि यस आई अंडरस्टैंड दैट, अगर मैं भी इस सिचुएशन में होता तो मैं भी यही फील करता। ये एम्पैथी है। जबकि उस फीलिंग्स में बिल्कुल ही डीपली इन्वॉल्व हो जाना, दैट इज सिंपैथी। बायोसाइकोसोशल मॉडल, बायोसाइकोसोशल मॉडल में 3 चीजें आ रही हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। अब इससे अगर हम थोड़ा सा डिटेल देखें तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सब्जेक्ट जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी डील करता है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी डील करता है, और जो सोशल फैक्टर्स को भी डील करता है, इट्स नोन एज बायो साइको सोशल मॉडल। और ये जो है हमारे पास बीपीएस, इट्स द बेसिक्स ऑफ बिहेवियरल साइंस। एक पर्सन है, वो अब डायनेमिक स्टेट में होता है जब उसकी बॉडी भी रिलैक्स हो, उसका माइंड भी रिलैक्स हो। और बॉडी और माइंड कैसे रिलैक्स हो सकता है? बॉडी तो ठीक है, आप हेल्दी हो, हेल्दी फूड ले रहे हो, एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो आपकी बॉडी स्टेबल है। और माइंड आपका कैसे स्टेबल होता है? आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स स्टेबल होने चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती हैं? आपकी फैमिली है, आपकी कम्युनिटी है, कल्चर है, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है। अगर ये सारी चीजें बैलेंस्ड है ना, तो आप बिल्कुल बैलेंस हो। आपका जो इन्वायरमेंट होता है ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मेंटल हेल्थ। और आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो आप ठीक नहीं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आपकी वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी के लिए बेसिक है। अगर आपको स्ट्रेस हो गया, आहिस्ता आहिस्ता आपका हर एक्टिविटी डाउन चलती जाएगी, हर एक्टिविटी डाउन जाएगी तो आपके ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे।
फिजिशियन एक ऐसा बंदा होता है जो आपको मेडिसिन नहीं देता लेकिन आपको काउंसल के थ्रू ट्रीट करता है। और फिजिशियन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर पोटेंशियल हो कि वो आपको जल्दी उस सिचुएशन से बाहर लेकर आ सके काउंसल करके। उसको लेटेस्ट तरीकों के साथ डील करना आना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसको अपना ओपिनियन देते हुए दूसरों के ओपिनियंस का भी ख्याल रखना चाहिए। और उसको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए कि अगर एक बंदा आ गया और वो बिल्कुल ही स्ट्रेस में है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू हो गया है उसको और वो नहीं समझ पा रहा, तो आप उसके ऊपर गिव अप नहीं कर सकते। यू हैव टू चेंज योर मेथोडोलॉजी। आपको काउंसलिंग के तरीके बदलने पड़ते हैं, बट आपको अपने लेवल बेस्ट कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको काउंसिल करो। अच्छे फिजिशियन की यही क्वालिटी होती है। पेशेंट को डील करने के लिए कौन सी 3 चीजें जरूरी हैं? आप उसका बिलीव ले जीत लोगे ना, आप उसका ट्रस्ट जीत लोगे, उसको आप पे भरोसा हो गया है, तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अगर आप उसे इतने बुरे तरीके से बोलोगे, आप उसको प्रॉपरली सही तरीके से चेक ही नहीं करोगे, तो वो कभी भी आपके पास दोबारा नहीं आएगा। हमेशा जो है हम उसी चीज की तरफ जाते हैं ना जहाँ पे हमें ट्रस्ट हो गया, यार यहाँ पर जाएंगे ना तो डेफिनेटली हमें वो चीज मिल जाएगी, या अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो वी विल बी ऑल राइट। तो एक पेशेंट का डॉक्टर का यही रिलेशनशिप होना चाहिए कि ट्रस्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए। इतना ट्रस्ट डेवलप करवाना चाहिए डॉक्टर को कि पेशेंट फील्स ओके कि नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट बिकॉज दिस डॉक्टर इज गुड और ये मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करने के लिए 2 टाइप्स जरूरी हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो जो आप बोलकर करते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो जो सिर्फ आप अपने जेस्चर्स से दिखाते हो। और जेस्चर्स हम समझ जाते हैं, जिस तरह आपने किसी कोई बंदा दूर खड़ा हुआ है और आपने उसको सलाम करना है, आप क्या करते हो? आप सिर्फ अपना सर थोड़ा सा हिला देते हो, अगला बंदा समझ जाता है कि आपने उसको सलाम किया है। दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और अगर कोई पास है तो हम उसको मुंह से सलाम बोल देते हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि वर्बल कम्युनिकेशन में आपको क्या लगता है कि किस तरीके की चीजें पूछनी चाहिए और किस तरीके की चीजें नहीं पूछनी चाहिए? बेटा, एनीवन? ईशा? मेरी आवाज आ रही है बेटे? आना चाहिए। लाइबा, मेरी आवाज आ रही है? मैम आवाज नहीं आई आपको? बेटे मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? मैम मैंने कहा अगर किसी से बंदा कम्युनिकेट करे तो आवाज आ रही है मैम? जी जी अब आ रही है, बोलो। तो मतलब पहले उसकी तबीयत वगैरह का हाल पूछना चाहिए, ये नहीं कि पर्सनली उसके मतलब पर्सनल मामले में मतलब इंटरफेयर करना चाहिए सबसे पहले तो। हम्म। और ईशा? मैम उसे उसकी डिजीज के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या हमें लेट्स सपोज एक सिनेरियो दे रही हूँ आपको। आपके पास एक पेशेंट आया है, ही और शी इज HIV पॉजिटिव। अब आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है HIV पॉजिटिव लोगों को लोग किस तरीके से देखते हैं। उनको उनकी फैमिलीज छोड़ देती हैं एंड दे सफर अ लॉट। और मैं हर बार आप किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट असाइन नहीं कर सकते। इफ ही और शी इज HIV पॉजिटिव देन
definitely he or she will be characterless. No, maybe there was some other reasons. कोई और reasons भी हो सकते हैं, कोई blood transfusion ऐसी हो सकती है, and many other. तो आपके पास एक HIV पॉजिटिव पेशेंट आ गया, अब आप उससे क्या कहोगे कि तुम भाई HIV पॉजिटिव हो, अब बताओ HIV तुम्हें कैसे हो गया, बताओ तुम स्मोकिंग करते थे, बताओ तुम कैरेक्टरलेस थे, बताओ तुम ये फलाना काम करते थे, तुम ड्रिंकिंग करते थे, तुमने हर गलत काम किया हुआ है. तो इज इट okay for the doctor to ask these questions? No, ma'am. No. हमें उसको किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, हमें उसको एम्पथाइज करना चाहिए. yes, I am understanding your situation. if I would be in this situation, I'll feel the same. आप उसको एम्पथाइज करो, आप उसको उसकी डिजीज के बारे में गाइड करो कि दिस इज द डिजीज, इसकी ये रीजंस हो सकते हैं कि इस रीजन की वजह से आपको हुआ हो, आगे इसका ये ट्रीटमेंट है, ये मैनेजमेंट है, आपको ख्याल रखना चाहिए. आप उसको अगर ट्रांसमिसेबल डिजीज है, ट्रांसफ्यूजेबल डिजीज है, तो आप उसको ये भी बताओ कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर पर्संस. तो आप जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करो. आप इस तरीके से उससे बात करोगे, वर्बल कम्युनिकेशन आप इस तरह करोगे, आप उससे ये नहीं करोगे व्हाई, व्हेन, हाउ यू कैन डील विद इट. आप इस तरीके से उस बंदे से बात नहीं कर सकते. तो दीज आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन वर्बल कम्युनिकेशंस. कम्युनिकेशन, सबसे पहले जो कम्युनिकेट करते टाइम आपको बहुत गौर से एक पेशेंट को सुनना चाहिए. आप एक्टिवली उसको लिसन करो, आप अटेंटिवली उसको लिसन करो. आपको वर्बल टेक्निक्स आनी चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, एज वेल एज आपको नॉन वर्बल टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए. आपको बंदे के पोस्चर से, आपको बंदे के जेस्चर से और आपको बंदे की हेजिटेशन से पता चल जाए कि वो आपको क्या कहना चाह रहा है. That's why हम लोग बिहेवियरल साइंसेस का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. अब कम्युनिकेशन स्किल्स में देखो, वर्बल टेक्निक्स में क्या क्या आता है. पहले आप उससे क्वेश्चन करो, फिर आपने उससे उसकी सारी डिजीज के बारे में क्वेश्चन कर लिया. क्वेश्चन करने के बाद आप उसको फनलिंग करो. फनलिंग क्या होता है? फनलिंग आपने की होगी, कुप्पी होती है, और हम आजकल हर कोई बाहर से ही पानी लेकर आते हैं, ट्यूबवेल वगैरह से. तो आपने एक वाटर पंप से आप पानी लेकर आए हो, अब आपने उसको छोटी बॉटल्स में फिल करना है. आप फनल लगाते हो और आप उसको फिल कर लेते हो. तो सेम इज द थिंग कि आपने उसके सारे क्वेश्चंस को फनल में डालना है और उसको एक कंक्लूजन निकालना है उसका. उसको आपने एक, आप कह सकते हो, समराइज करना है उसके रिजल्ट को. ठीक है, फनलिंग कर ली, फिर आपने उसको पैराफ्रेजिंग की, फिर आपने रिपीट किया कि ये बात इसी तरह है. फिर आपने उसमें से जो है सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन की, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आपने उनको पिकअप किया. पिकअप करने के बाद आपने एम्पैथी बिल्डिंग की. एम्पैथी मैंने अभी आपको समझाया क्या होता है. और उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करवाना है, उसको खुद अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द सिचुएशन, और अब मैं उसको किस तरीके से समझा सकता हूँ नेक्स्ट बंदे को, मैं उसके साथ एम्पैथाइज किस तरीके से कर सकता हूँ. हमारे यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के दौरान. फर्स्टली हम लोग जो है वो कंफर्टेबली बैठते ही नहीं है. अब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाओ, डॉक्टर बैठा है, पेशेंट बैठा है, और 2-4 और जो है पेशेंट्स वो लाइन से बैठे होते हैं. और अगर आप कोई ऐसी बात किसी दूसरे बंदे के सामने नहीं करना चाहते हो या आप नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं करते हो. यू विल नॉट फील कंफर्टेबल. बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको इंसान जो है वो सीक्रेसी में रखना चाहता है, प्राइवेट रखना चाहता है. और बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल माहौल होता है ना कि आप अपनी हर बात डॉक्टर के सामने ही नहीं रख सकते हो. लेकिन ये चीज जो है साइकेट्री वार्ड की अच्छी है, साइकेट्री डिपार्टमेंट की अभी
बंदे को काउंसलिंग की जरूरत है तो हम उसको एक प्रॉपर प्राइवेट स्पेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करे। वो आपके साथ एक एक चीज शेयर करेगा तो ही आप उसको फनल कर कर एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे, वरना आपको पर्सनली तौर पे किसी के जेस्चर से इतनी समझ नहीं आती कि व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। हम जो है नॉन वर्बल क्यूज को नहीं देखते। तो बाज़ औक़ात देखो, जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, HIV का पेशेंट है, वो हेजिटेट कर रहा है बताने में अपनी सारी हिस्ट्री, तो हम भी कहेंगे अच्छा ठीक है यार, जितना इसने मुंह से बोल दिया दैट इज ओके, अब मैं क्या इससे जाके डिटेल लेता रहूं, मैंने बाकी पेशेंट्स भी चेक करने हैं। हमारा ध्यान ही पैसा कमाने पे होता है। वी आर नॉट लॉयल विद आवर प्रोफेशंस नाउअडेज, और फिर हम जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल भी यही इन्हीं केसेस में होता है। देखो, ऐसी डिजीजेस जो ट्रांसमिट हो गई हैं, हम उनके बारे में इसी तरह जजमेंटल होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसकी और भी रीजंस हो सकती हैं, उसकी और भी कोजेस हो सकती हैं। हम उसको पहले करेक्टर सर्टिफिकेट असाइन कर देते हैं कि दिस इज द रीजन। हम बार बार इंटरप्शन करते हैं। अब इंटरप्शन किस तरीके से होती है? कोई भी आ गया, दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये जो है वो आ जाता है, क्या स्टाफ कहते हैं उसको, मेडिकल रैप का स्टाफ आ जाता है कि सर हमारा ये सैंपल देख लें, ये वाली मेडिसिन आप आगे डॉक्टर्स को दें। आपका कोई भी अटेंडेंट आ जाता है या कोई भी जिसने आके इंटरप्ट कर दिया, तो वो एक फ्लो ही नहीं रहता। दीज आर द ऑब्स्टिकल्स के हम कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते हैं। हम उतनी चीजें सुनना चाहते हैं जितनी हमें अच्छी लगती हैं, जो हमें नहीं उसकी स्टोरी अच्छी लग रही हम वो सुनना नहीं चाहते हैं। और इवन दो द हिस्ट्री इज ऑल कनेक्टेड। इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? आप एम्पैथी बिल्डिंग करो, आप अच्छे तरीके से बैठो, सीटिंग अरेंजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आप थोड़ा सा उसकी तरफ लीन हो जाओ कि उसको लगे कि यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। आप उसके साथ आई कांटेक्ट करो, आप उसकी फीलिंग्स को सुनो, वो उसको रिस्पॉन्ड करो, आप उसके नॉन वर्बल क्यूज पे भी ध्यान दो, आप एम्पैथी बिल्डिंग भी करो, आप उसकी काउंसलिंग करो। अब काउंसलिंग क्या होती है? आप जो है किसी बंदे को उसकी सिचुएशन से, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन से बाहर निकालना चाह रहे हो, आप उसको एक्टिविटीज की साइड पे वापस लेके जाना चाह रहे हो, बैक टू लाइफ लेकर जाना चाह रहे हो, तो आप उसकी काउंसलिंग करते हो। काउंसलिंग से होता क्या है? काउंसलिंग से फर्स्टली एक म्यूचुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, पेशेंट की फीलिंग्स का आपको पता चल जाता है, आप उसको एश्योर करवाते हो कि these things will be private। देखो, अगर आपको कोई बंदा इतना ज्यादा ट्रस्ट में ले लेना और कह दे कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट नहीं होगी, we all need someone जो हमारी सुने। even though we are not in psychiatric problems, लेकिन लाइफ में स्ट्रेस हर किसी को है। somehow somewhere in the point we have stress in our lives related to our education, our family, हमारा financial status हो सकता है, and many more reasons। तो हम लोगों को लाइफ में कोई चाहिए होता है कि कभी हम अपसेट हैं तो वो हमारी सुने, और उसके लिए सबसे ज्यादा हम लोगों को ना ये एश्योरेंस चाहिए होती है कि यार ये चीजें प्राइवेट रहे, अगला बंदा जज ना करने लग जाए, वो किसी को बता ना दे, बात आउट ना हो जाए, मेरी जो है वो सीक्रेसी ब्रेक ना करते वो, या मेरी इंफॉर्मेशन लीक आउट ना हो जाए। तो सबसे पहले जो है ना, इंसान को ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है, और उसके बाद आप अगले बंदे को ध्यान से सुन रहे हो ना, तो आपको सारा कुछ बताता है। और जब आप एक बंदे की सारी हिस्ट्री जान लेते हो ना, तो फिर आप उसको ट्रीट करने में बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हो। काउंसलिंग के दौरान आपको काउंसलिंग के दौरान भी ये नहीं कहना चाहिए कि क्यों तुम्हें ये करना चाहिए, तुमने ऐसा किया तो क्यों किया, तुम्हारी ही गलती है। आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, आपको किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। इफ यू आर काउंसलिंग हिम और हर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन। जो वो बता रहे हैं उसको सुनो, उसके साथ एम्पैथाइज करो, उसको ये ना कहो कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम ये करते तो सारा कुछ ठीक होता। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते।
आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि नहीं तुम अपना बेस्ट कर सकते तो तुमने नहीं किया। यू कैन से ऑल दीज थिंग्स। जो मैंने अभी आपको बात बताई कि आप अच्छे तरीके से उसको सुनो, उसको रिस्पॉन्स करो, उसको जज ना करो, उसकी सारी प्राइवेसी को मेंटेन रखो। दिस इज काउंसलिंग। दिस इज ऑल अबाउट काउंसलिंग के ये चीजें आपने अपने अंदर अडेप्ट कर ली है, उसके बाद आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो। दिस इज व्हाट काउंसलिंग इज। अच्छा, अगेन की है कि आप प्रॉपर अरेंजमेंट से बैठो, आप उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखो, अंडरस्टैंड करो, उसको हेल्प आउट करो, उसको सारा कुछ बताओ, उसको ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर करो। ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी। इंफॉर्मेशन केयर नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नो मैम। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? ओके, एक सिनेरियो बताती हूँ आपको, वो देख लो, उसके बाद फिर बस। आई थिंक वो सिनेरियो